हम चर्चा करेंगे भूगोल के विचारकों के सीरीज में, थिंकर के सीरीज में वान हम्बोल्ट के बारे में, यानी अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट की चर्चा करेंगे, जो न केवल भूगोल के विषय में इनका योगदान रहा है बल्कि जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान तथा अन्य विषयों में भी इनका काफ़ी योगदान रहा है। अर्थात ये एक बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे और इनको आधुनिक भूगोल का जनक भी माना जाता है। इन्होंने इतनी यात्राएं की और वैज्ञानिक अध्ययन किया। वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर विभिन्न रचनाएं की, विभिन्न सिद्धांत दिए और अपने विचार दिए। इन्हें अधिक यात्रा करने के कारण इनको द्वितीय मार्को पोलो भी कहा जाता है। तो आज हम चर्चा करेंगे अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट का, जिनका जन्म 14 सितंबर 1769 यानी 1769 में हुआ था, जबकि जो इनकी मृत्यु देखा जाए तो 6 मई 1859 को 1859 में हुआ था। अगर इनके हम लोग प्रारंभिक जीवन एवं शिक्षा के बारे में चर्चा करें अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट के, तो इनका जन्म जो हुआ था हम आपको बता दें 1769 में बर्लिन में हुआ था, जर्मनी में। एक वैभवशाली पारिवारिक रईस परिवार में इनका जन्म हुआ था, पर्शियन परिवार में। जैसा हम लोग जानते हैं कि जर्मनी का जो पुराना नाम है वो परसा है, परसा कहा जाता था प्राचीन में। प्राचीन जो इसका पुराना नाम है। हम्बोल्ट भूगोलवेत्ता होने के साथ साथ प्रकृतिविद थे, यानी नेचुरलिस्ट थे, अन्वेषक, एक्सप्लोरर तो बहुत ही बड़े थे। हम्बोल्ट एक समृद्ध और उच्च वर्गीय परिवार से थे, तो इसलिए इनको पैसे की भी कमी नहीं थी, कहीं आने जाने की कोई सुविधा में भी कोई इनके पास कमी नहीं थी। हम्बोल्ट एक उच्च कोटि के विद्वान थे, बहुमुखी प्रतिभा के से संपन्न थे। इनको भूगोल के अतिरिक्त भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा भूगोल की विभिन्न शाखाओं में अद्वितीय कार्य के लिए जाना जाता है। ब्रह्मांड की जटिलताओं को समझने के लिए या पृथ्वी की जटिलताओं को समझने के लिए इन्होंने लंबी यात्राएं की एवं गहन शोध किया। यही कारण है कि इनको द्वितीय मार्को पोलो भी कहा जाता है। 1789 में यानी 1789 में शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये गटिंगटन विश्वविद्यालय गए। गटिंगटन विश्वविद्यालय जर्मनी का ही विद्यालय है, जहां इनका संपर्क एक अन्य बहुत बड़े वैज्ञानिक जॉर्ज फॉरेस्टर से होता है, जिससे इनकी जो रुचि होती है वो भूविज्ञान में, जियोमॉर्फोलॉजी में बढ़ जाती है, अत्यधिक बढ़ गई। उसने 1789 में ही राइनलैंड है बेसाल्टिक क्षेत्र की वैज्ञानिक यात्रा की, यानी जो हम्बोल्ट ने उसी साल यानी 1789 में ही राइनलैंड का जो बेसाल्टिक क्षेत्र है, जैसे हम लोग जानते हैं जो राइन नदी बहती है उसके आसपास के क्षेत्रों की वैज्ञानिक यात्रा की। हम्बोल्ट के विचारों का इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डार्विन, कार्ल रिटर और अर्नेस्ट हाइकल जैसे वैज्ञानिकों को भी प्रभावित किया था। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि हम्बोल्ट अपने युग के एक सर्वश्रेष्ठ न केवल भूगोलविद थे, बल्कि इनका योगदान रहा है वो वनस्पति विज्ञान में भी रहा है, जीव विज्ञान में भी रहा है, भौतिक और रसायन विज्ञान में भी इनका योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। हम्बोल्ट की अगर यात्राओं की बात किया जाए तो देखा जाए तो हम्बोल्ट ने अपने जीवन की जो प्रथम यात्रा की थी वो जॉर्ज फॉरेस्टर के साथ की थी 1790 में। और इन्होंने कहाँ पे हॉलैंड, बेल्जियम और मध्य व दक्षिणी इंग्लैंड तथा उत्तरी फ्रांस का भी अध्ययन किया था। तो जो भी यात्रा में जाते थे तो गहन अध्ययन करते थे, वैज्ञानिक अध्ययन करते थे और विभिन्न वैज्ञानिक यंत्रों को लेके भी जाते थे। हम्बोल्ट के अनुसार फॉरेस्टर के कारण ही उसे भूगोल में रुचि हुई। हम्बोल्ट पेरिस में रहकर भूगोल के विभिन्न यंत्रों के प्रयोग को सीखा, जैसे सेक्सेंट, बैरोमीटर आदि का इन्होंने प्रयोग करना भी सीखा। तो इनकी जो भी यात्राएं होती थी वो वैज्ञानिक यात्राएं होती थी। 1798 में हम्बोल्ट फ्रांसीसी जो वनस्पति वैज्ञानिक थे एम बोनप्लैंड के साथ स्पेन की राजधानी मैड्रिड गए और वह पहला व्यक्ति था जिसने स्पेनिश मेसेटा जो स्पेनिश पठार है उसका शुद्ध मापन किया था। तो इन्होंने जब स्पेन की यात्रा की जो वैज्ञानिक एम बोनप्लैंड के साथ किया तो इन्होंने शुद्ध मापन किया स्पेनिश मेसेटा, जिसको हम लोग स्पेनिश पठार भी कह सकते हैं। पर्सिया में उच्च पद होने के कारण जैसे हम लोग जानते हैं कि इनके जो बड़े भाई थे वो पर्सिया में मंत्री भी थे। तो इनको कारण इन्हें स्पेन में कि जो अमेरिकी उपनिवेश की यात्रा, स्पेन के अमेरिकी उपनिवेश थे, कॉलोनी थे, वहाँ की यात्रा करने की अनुमति प्राप्त हो गई हम्बोल्ट को। अब इनकी जो मेन यात्रा रही दक्षिणी अमेरिका की जो वैज्ञानिक यात्रा रही 1799 से लेकर 1804 के बीच में। जून 1799 में हम्बोल्ट ने बोनप्लैंड के साथ अमेरिका की यात्रा की, यानी उत्तरी अमेरिका, कैरिबियन देशों, दक्षिणी अमेरिका के। सबसे पहले वेनेजुएला के कुमाना
पहुंचा, जहां ये माना था उस स्थान पे पहुंचे। इसके बाद ये काराकस गए। इसके पश्चात उसने ये बेलेंसिया गए। बेलेंसिया एक झील थी और इन्होंने अध्ययन के आधार पे बताया कि बेलेंसिया एक उथली झील का सूक्ष्म निरीक्षण किया और उसने बताया कि बेलेंसिया झील के समीप वनों की अधिक कटाई होने के कारण ही वेलेंसिया झील उथली हुई। यानी इसकी गहराई का प्रभाव कम इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ के आसपास के वनों को काट दिया गया है। हम्बोल्ट योन बोनपलैंड ने ओरिनको नदी जो है, जो हम जैसे जानते हैं ओरिनको नदी जो दक्षिणी अमेरिका में बहती है, उसका मानचित्र तैयार किया तथा सिद्ध किया कि ओरिनको नदी अमेजन नदी में मिलती है, यानी अमेजन की सहायक नदी है। तो इन्होंने ही पहले सिद्ध किया कि ओरिनको अमेजन की सहायक नदी है। हम्बोल्ट और बोनपलैंड ने ही इस बात को सिद्ध किया था। बाद में क्यूबा, कोलंबिया, इक्वाडोर तथा पेरू आदि की यात्रा भी इन्होंने किया। एंडीज पर्वत की परिच्छेदिका इन्होंने तैयार की, प्रोफाइल तैयार की तथा ऊंचाई के आधार पर वनस्पत पेटियों को स्पष्ट किया। उष्णकटिबंधीय पर्वतों में ऊंचाई, वायुमंडलीय तापमान तथा वनस्पत तथा कृषि में संबंध स्थापित करने वाले प्रमुख वैज्ञानिक थे। मैं थोड़ा सा इनकी व्याख्या भी आप लोग को कर देता हूँ। एंडीज पर्वत की यात्रा यानी इसकी ऊंचाइयों की यात्रा करने के बाद इन्होंने स्पष्ट किया कि एंडीज जो है जब इन्होंने वैज्ञानिक यंत्रों से यह सिद्ध किया कि जब एंडीज की यात्रा के दौरान की ऊंचाई और तापमान और वर्षा के आधार पर वहाँ अलग अलग वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। यानी जैसे जैसे हम ऊंचाई पे बढ़ते हैं वनस्पतियों का प्रकार है वो बदलता जाता है। पर्वत के निचले भाग में इन्होंने पाया कि उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, वहीं मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्र में शीतोष्णकटिबंधीय, यहाँ वहीं अधिक ऊंचाई पर टुंड्रा जैसी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इस सिद्धांत में वो वनस्पति भूगोल यानी फाइटोजोग्राफी को जन्म दिया। इन्होंने बताया कि जिस प्रकार अक्षांश बढ़ने पर जलवायु और वनस्पतियाँ बदलती हैं, यानी जैसे जैसे हम अक्षांश पे जाते हैं, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, वनस्पतियाँ बदलती जाती हैं, उसी प्रकार ऊंचाई बढ़ने पर भी जलवायु और वनस्पतियों में परिवर्तन होता है। जैसे भूमध्य रेखीय पहाड़ों की चोटियों पर जिस प्रकार की वनस्पतियाँ मिलती हैं, उसी प्रकार यूरोप के समतल मैदान मिलती हैं। इसे हम्बोल्ट ने ऊंचाई और अक्षांश की समानता का सिद्धांत दिया। ध्यान दीजिएगा, ऊंचाई और अक्षांश की समानता का सिद्धांत दिया और पृथ्वी के तापमान और वनस्पति के आधार पे विभिन्न क्षेत्रों में बांटा। यानी पृथ्वी के तापमान और वनस्पति के आधार पे पृथ्वी को इन्होंने विभिन्न भागों में बांटा। बाद में जैसे हम लोग जानते हैं कि कोपेन जैसे जलवायुविदों ने इनके विचारों पर काम किया, हम्बोल्ट जी के। अगर हम देखें भौगोलिक वितरण सिद्धांत इनका देखा जाए, प्रिंसिपल ऑफ जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए, तो हम्बोल्ट के अनुसार वनस्पतियाँ, जीव और मानव सभी का जो वितरण है ये भौगोलिक परिस्थितियों जैसे जलवायु, मिट्टी, स्थलाकृति पर आधारित होता है। चाहे वनस्पतियाँ हैं, चाहे जीव हैं, चाहे मानव हैं, इनका जो वितरण है ये भौगोलिक परिस्थितियों यानी जैसे जिसमें जलवायु, मिट्टी और स्थलाकृति पर आधारित माना। इसी विचार के आधार पर आगे चलकर जो इकोलॉजी है और बायोजोग्राफी है कि नींव पड़ी, इकोलॉजी और बायोग्राफी की नींव पड़ी, यानी जो जैव भूगोल की नींव पड़ी। समताप रेखा बनाने की विधि भी इन्होंने ही विकसित की। समताप रेखाओं बनाने की विधि इन्होंने विकसित की। हम्बोल्ट ने 4 महाद्वीपों की यात्रा की और 36 से अधिक पुस्तकें लिखी और चुंबकीय भूमध्य रेखा की भी इन्होंने खोज की थी। चार्ल्स डार्विन जैसे वैज्ञानिकों ने भी स्वीकार किया कि हम्बोल्ट की रचनाओं ने उन्हें जो विकासवाद उन्होंने दिया था, विकासवाद यानी इवोल्यूशन का जो सिद्धांत दिया था, उस पर काम करने की प्रेरणा मिली। तो इन्होंने जो प्रकृति को इन्होंने संपूर्ण तंत्र माना, कंप्लीट सिस्टम माना और इनको जो वनस्पति भूगोल के इनको जनक भी माना जाता है। कुछ चर्चाएं और हम इनके बारे में करते हैं, हम्बोल्ट जी के बारे में। हम्बोल्ट ने इक्वाडोर की बहुत सी ज्वालामुखियों की यात्रा की और 1802 में बोनपलैंड के साथ माउंट चिंपारोजो है वहाँ की चढ़ाई की और उस वक्त तक विश्व की सबसे इसको ऊंची चोटी माना जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि एंडीज की जो सबसे ऊंची चोटी है वो एकांकागुआ है, लेकिन उस वक्त विश्व की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती थी माउंट चिंपारेजो को। हम्बोल्ट ने मानव शरीर पर ऊंचाई के प्रभाव का भी अध्ययन किया कि ऊंचाई बढ़ने पर मानव के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। 1804 में हम्बोल्ट तथा बोनपलैंड ने पेरू की राजधानी लीमा पहुंचे और इन्होंने पेरू तट पर पक्षियों की बीट जो बर्ड ड्रॉपिंग है के रासायनिक लक्षणों का अध्ययन किया और जिसमें यह पता लगाया कि बीटों से खाद के रूप में बीटों का प्रयोग किया जाता है, जो यहाँ के पक्षियों के जो बीट होते हैं पेरू तट पे। और हम जैसे आप लोग जानते हैं कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप भी कहा जाता है।
तो इस प्रकार हमोल्ड ने दक्षिणी अमेरिका की यात्रा के दौरान यानी पेरू तट की यात्रा के दौरान इन्होंने बताया कि पक्षियों की जो बीट होती है, बर्ड ड्रॉपिंग होती है, उससे भी खाद का निर्माण किया जा सकता है और इससे फसलें उगाई जा सकती है। पेरू के पेरू के इक्वाडोर के गुआक्विल के बीच समुद्र के जल का तापमान मापा तथा पहली बार समुद्र की गति का वर्णन किया। इन्होंने समुद्र के निचले स्तर पर ठंडे जल के ऊपर आने का भी वर्णन किया। पेरू तट के समीप चलने वाली ठंडी जलधारा का पता लगाया एवं इसे पेरू जलधारा का, जिसे बाद में अब हम्बोल्ट जलधारा भी कहा जाता है, जैसे आप लोग को चित्र में दिखाया भी जा रहा है। तो इन्होंने कहा जाता है कि हम्बोल्ट जलधारा या इसको पेरू जलधारा कहा जाता है, जो ठंडी जलधारा है जिसका नाम हम्बोल्ट जलधारा भी है, इसकी खोज किया था। इसी के कारण ही हम लोग आपको बता दें, पेरू जलधारा के कारण ही आटाकामा मरुस्थल का निर्माण हुआ है, जो पेरू ठंडी जलधारा है। इसी के कारण आटाकामा मरुस्थल का निर्माण हुआ है। पेरू जलधारा या हम्बोल्ट जलधारा एक ठंडी जलधारा है। 1803 में दोनों मैक्सिको गए, यानी जो बोनप्लैप थे और हम्बोल्ट थे, ये मैक्सिको गए। उस समय न्यू स्पेन गए, जहाँ की जनसंख्या, और हम आपको बता दें कि मैक्सिको को उस समय न्यू स्पेन कहा जाता था, जहाँ उन्होंने जनसंख्या, अर्थव्यवस्था तथा भूगोल संबंधित विभिन्न आंकड़ों का अध्ययन किया और मैक्सिको का प्रादेशिक विवरण भी इन्होंने लिखा। तो जहाँ जाते थे वैज्ञानिक अध्ययन करने के बाद पुस्तकें लिखते थे। आपको बता दें कि अपने जीवन में इन्होंने 36 से अधिक पुस्तकें लिखी। 1804 में क्यूबा की राजधानी हवाना गए, जहां दासों की दुर्दशा इन्होंने देखा। जैसे आप लोग जानते हैं कि उस वक्त यूरोप के औपनिवेशिक देश थे, जो क्यूबा थे या कैरिबियन देश थे, की दुर्दशा एवं वहाँ की सामाजिक आर्थिक दशा की भी आलोचना की। यद्यपि यूरोप के देशों के लोगों ने ही उनको उपनिवेश बना रखा था, लेकिन अपने देश के लोगों, अपने समाज के लोगों की भी इन्होंने आलोचना की तथा दासों की दशा से विचलित होकर इन्होंने मानव जाति की एकता, यूनिटी ऑफ ह्यूमन रेसेस की संकल्पना का प्रतिपादन किया और ये मानते थे कि सभी मानव समान हैं। यद्यपि जर्मनी के अन्य जो बहुत से विचारक हुए, वो जर्मन लोगों को श्रेष्ठ मानते थे, जिसमें हम आप लोग कह सकते हैं रेटजल और हासोफर प्रमुख हैं। इन्हीं विचारों को हम, रेटजल और हासोफर के विचारों को, जो जैसे कहा जाता है कि जो तानाशाह थे, जो जर्मन तानाशाह, हिटलर ने फॉलो करने पे द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। लेकिन उसके विपरीत अगर हम देखते हैं तो जो हम्बोल्ट थे, ये मानव की यानी यूनिटी ऑफ ह्यूमन रेसेस की बात करते थे, यानी मानव में समानता पाई जाती है। 1804 में यूएसए की यात्रा की, जहाँ वो मार्क थॉमस जेफरसन थे, जो अमेरिका के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता थे, उनसे भी इनकी मुलाकात होती है। और इसी साल पेरिस लौट आए तथा 1804 से लेके 1827 ईस्वी तक पेरिस में रहे तथा उन्होंने अमेरिका की यात्रा के दौरान एकत्रित की गई सामग्री के आधार पर इन्होंने विवरण लिखा और इन्होंने मैक्सिको की समृद्धि का वर्णन किया तथा पनामा नहर खोदने का सुझाव भी दिया। तो अब पहला जो सुझाव दिया था पनामा नहर बनाने का, जैसे हम लोग जानते हैं पनामा देश में है, तो इसका विचार किसने दिया था? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने दिया था। पनामा नहर, जैसा हम लोग जानते हैं कि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है और एक दुनिया की प्रमुख नहर है। यद्यपि इसका निर्माण बाद में हुआ था, लेकिन इसका विचार हम्बोल्ट ने बहुत पहले ही दे दिया था। यानी पनामा नहर के सामरिक और आर्थिक महत्व के बारे में हम्बोल्ट को जानकारी पहले से हो गई थी। अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे इनकी रूस की यात्रा की, जो उन्होंने रूस की यात्रा की थी। तो 1829 में रूस के जो जार थे निकोलस के निमंत्रण पर रूस के सेंट पीटर्सबर्ग, जिसको लेनिनग्राद भी कहा जाता है, वहाँ गए और साइबेरिया के अछूते क्षेत्र की खोज का काम इनको सौंपा गया। साइबेरिया क्षेत्र का अध्ययन करते हुए हम्बोल्ट इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि समान अक्षांश पर भी समुद्र तट से दूरी बढ़ने पर तापमान में परिवर्तन होता है। यानी अगर अक्षांश सेम है, लेकिन अगर समुद्र तट से दूरी बढ़ती है तो तापमान में अंतर आता है। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि इन्होंने सम और विषम जलवायु के बारे में बताया कि यानी समुद्री क्षेत्र में सम जलवायु, और जैसे जैसे अंदर जाते हैं, आंतरिक भाग में जाते हैं, वैसे वैसे जलवायु विषम होती जाती है। हम्बोल्ट ने स्टपीच के घास के मैदान तथा मरुस्थल नामक किताब भी लिखा। यहाँ पर हम्बोल्ट ने तापमान के वितरण का पहला मानचित्र बनाया और हम्बोल्ट ने महाद्वीपिता की संकल्पना यानी कॉन्टिनेंटरी की इन्होंने संकल्पना कॉन्सेप्ट दिया, प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार महाद्वीपों के आंतरिक भाग में जलवायु विषम तथा तटीय भाग में जलवायु सम पाई जाती है। साइबेरिया अभियान के दौरान ही इन्होंने सबसे पहले जलवायु विज्ञान यानी क्लाइमेटोलॉजी शब्दावली का प्रयोग किया था। समतापमापी यानी जो क्रोनोमीटर का प्रयोग करके स्थल पर देशांतरों को
निश्चित किया तथा वायुदाब मापी की सहायता से ऊंचाइयां निश्चित की। मैक्सिको तथा क्यूबा का प्रादेशिक भूगोल भी हम्बोल्ट ने ही लिखा था। एक जो इनकी और ख़ास बात रही, ये सदा बर्फ़ से ढकी रहने वाली जो भूमि होती है, सदा बर्फ़ से ढकी रहने वाली भूमि के लिए पहली बार अस्थायी तुषार भूमि यानी परमाफ्रॉस्ट शब्द का उपयोग किया था। ये भी ध्यान दीजिएगा, परमाफ्रॉस्ट शब्द का उपयोग सबसे पहले इन्होंने ही किया था, हम्बोल्ट ने किया था। यूराल क्षेत्र में सोना एवं प्लेटिनम होने की संभावना इन्होंने व्यक्त की थी, बाद में जो सत्य भी सिद्ध हुई। रूस की यात्रा के अनुभवों को इसने एशिया सेंटर नामक पुस्तक में भी लिखा है। 1830 में हम्बोल्ट बर्लिन लौट आए एवं शेष जीवन यहीं पे व्यतीत किया। वह राजा का वैज्ञानिक सलाहकार बन गए और यहाँ उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक कासमास की रचना की, जिसके 5 खंड हैं और जिसका प्रकाशन 1945 में सबसे पहले हुआ। कासमास में ही इन्होंने विविधता में एकता सिद्धांत का वर्णन किया था। हम्बोल्ट ने भूगोल के 7 पक्षीय संकल्पना का भी प्रतिपादन किया, जिसके आधार पर भूगोल का विकास होता है। हम्बोल्ट क्रमबद्ध तुलनात्मक तथा अगनात्मक विधि का प्रयोग किया था अपने अध्ययन में। प्रमुख रचनाएं देखा जाए तो इनके मध्य एशिया है, कासमास अर्थात विश्व का जो भूगोल है, 5 खंड में प्रकाशन हुआ इसका। सबसे पहला प्रकाशन 1845 ईस्वी में हुआ। प्रकृति का दिग्दर्शन, व्यू ऑफ नेचर का इन्होंने पुस्तक भी इन्होंने लिखी। यद्यपि इनकी पहली पुस्तक अगर हम देखा जाए तो उष्णकटिबंधीय विश्व का भू प्राकृतिक वर्णन, यह हम्बोल्ट की प्रथम रचना थी। उष्णकटिबंधीय भूगोल विश्व का प्राकृतिक वर्णन। प्रथम बार कालमापी का प्रयोग करके देशांतरों को निश्चित किया एवं दवमापी की सहायता से ऊंचाइयों को निश्चित किया। ये मेन बात ध्यान दीजिएगा। प्रजातीय समानता की बात की। रीटर के साथ हम्बोल्ट को, जैसा हम लोग जानते हैं, आधुनिक भूगोल का संस्थापक माना जाता है, जनक माना जाता है। यानी आधुनिक भूगोल का जनक 2 लोगों को माना जाता है, रीटर के साथ साथ हम्बोल्ट को। यद्यप अगर भूगोल का जनक की बात किया जाए तो हिकेटियस को माना जाता है। यद्यप भूगोल शब्द का जियोग्राफिया शब्द का उपयोग सबसे पहले इराटोस्थनीज ने किया था, जियोग्राफिया शब्द का प्रयोग। अगर हम देखें भूगोल की विषय वस्तु पर विचार करते हुए हम्बोल्ट ने एक शब्द विश्व रचना कॉस्मोग्राफी शब्द का उपयोग किया था। ध्यान दीजिएगा, भूगोल के विषय वस्तु पर विचार करते हुए हम्बोल्ट ने एक शब्द विश्व रचना यानी कॉस्मोग्राफी शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले, और इसे ब्रह्मांड वर्णन यानी यूरेनोग्राफी एवं भूगोल जियोग्राफी में विभाजित किया था। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि कॉस्मोग्राफी को 2 भागों में बांटा था, यूरेनोग्राफी और भूगोल यानी जियोग्राफी में विभाजित किया था। हम्बोल्ट ने पृथ्वी पर जैविक एवं अविभाज्य, पृथ्वी को इन्होंने क्या माना था, जैविक एवं अविभाज्य इकाई माना और उनका मानना था। और इसी आधार पर इन्होंने हम्बोल्ट ने पार्थिव एकता के बारे में बताया था, पार्थिव एकता सिद्धांत को दिया था, इनका मानना था। तो दियर इज, इनका स्टेटमेंट है, दियर इज वन स्पिरिट एनामेटिकली द होल ऑफ द नेचर फ्रॉम पोल टू पोल, बट वन लाइफ infused into the stones, plants and animals and even into the man himself। हिंदी में अगर इसको हम लोग कहा जाए तो संपूर्ण पृथ्वी पर ध्रुव, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक समस्त प्रकृति में केवल एक आत्मा निवास करती है, चाहे पत्थर हों, पौधे हों, पशु हों, मानव भी केवल एक जीव से ओतप्रोत है। हम्बोल्ट की आस्था अनेकता में एकता के भाव को प्रकट करती है, जिसकी स्पष्ट अभिव्यक्ति स्पेनिश अमेरिका के प्रादेशिक अध्ययन में भी मिलती है। हम्बोल्ट के अनुसार मानव पृथ्वी का एक अंग है और उसके शारीरिक लक्षणों पर जो अंतर का जो मुख्य कारण है, एक बार पुनः मैं बता दूं, हम्बोल्ट के अनुसार मानव पृथ्वी का एक अंग है और उसके शारीरिक लक्षणों के अंतर का मुख्य कारण मनुष्य पर उसके निवास क्षेत्र की जो क्षेत्र उसका उसकी भौतिक शक्तियों के प्रभाव के कारण होता है। हम्बोल्ट के अनुसार अगर हम लोग देखें तो इतिहास और भूगोल एक दूसरे से पृथक नहीं किए जा सकते। हम्बोल्ट पर कांट के विचारों का गहरा प्रभाव था और हम्बोल्ट ने लगभग कहा जाता है 40 वैज्ञानिक ग्रंथों की रचना की और हम्बोल्ट ने मानव भूगोल में पार्थिव एकता सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इनके अनुसार भौतिक एवं मानवीय क्रियाओं में पारस्परिक संबंध होता है, किंतु भौतिक शक्तियाँ अधिक शक्तिशाली होती है। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं इन्होंने पर्यावरणवाद या निश्चयवाद का ही समर्थन किया। हम्बोल्ट अंतिम बहुविषयक यानी पॉलीमैथ तथा अपने समय का अग्रणी विद्वान था। कासमास पुस्तक का अगर देखा जाए थोड़ा सा उपशीर्षक देख लिया जाए तो इसका पहले उपशीर्षक था स्केच ऑफ फिजिकल डिस्ट्रैक्शन ऑफ द वर्ल्ड।
कुछ अन्य तथ्यों की अगर हम चर्चा करें तो हमबोल्ट पे एक बार पुनः बता दूं, चार्ल्स डार्विन, कार्ल रीटर और अर्नेस्ट हेकल जैसे वैज्ञानिकों को भी प्रभावित किया था हमबोल्ट की रचनाओं ने, हमबोल्ट के विचारों ने। और इसको पर्यावरण विज्ञान का भी अग्रदूत माना जाता है, यानी पर्यावरण क्षेत्र में भी इन्होंने काम किया। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो अलेक्जेंडर वान हमबोल्ट थे, इन्होंने न केवल भूगोल में वैज्ञानिक अध्ययन किया, इसके अलावा वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान तथा अन्य विषयों में भी इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनका जो अध्ययन था वो वैज्ञानिक था और अग्नात्मक विधि का प्रयोग किया था। अग्नात्मक विधि का मतलब यही होता है कि पहले विभिन्न तथ्यों को इकट्ठा किया जाए, उसके बाद कोई विचार को या किसी सिद्धांत को दिया जाए। तो ये वैज्ञानिक अध्ययन करते थे और इन्होंने इतनी ज़्यादा यात्राएं की कि इनको द्वितीय द्वितीय मार्को पोलो भी कहा जाता है। इन्होंने 4 महाद्वीपों की यात्रा की थी, या हम लोग कह सकते हैं एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, 4 महाद्वीपों की यात्रा की थी। और अपने समय में ये सबसे अधिक यात्रा करने वाले भूगोलविद इनको माना जाता है। तो हमबोल्ट के बारे में कुछ चीज़ें और बता दें। जो इनकी प्रमुख रचना थी वो कॉस्मॉस थी। इन्होंने क्लाइमेटोलॉजी शब्द का उपयोग किया, इन्होंने परमाफ्रॉस्ट शब्द का उपयोग किया। परमाफ्रॉस्ट उपयोग उस स्थल या स्थलाकृति के लिए किया जो सदैव बर्फ से ढकी रहती है। इन्होंने कॉस्मोग्राफी शब्द का यूज किया, जिसको इन्होंने 2 भागों में बांटा, जियोग्राफी और इरेनोग्राफी शब्द का बांटा। इन्होंने कालमापी का प्रयोग करते हुए अक्षांश और देशांतरों को निश्चित किया। इसके अलावा अगर हम लोग देखा जाए तो इन्होंने समताप रेखा बनाने की विधि की इन्होंने खोज की। और इन्होंने ये भी सिद्ध किया कि तटीय क्षेत्रों में जो जलवायु होती है सम होती है और आंतरिक भागों में जलवायु विषम होती जाती है। और महाद्वीपीयता की संकल्पना का इन्होंने प्रतिपादन किया और ऊंचाई और तापमान, ऊंचाई और वनस्पतियों के संबंध के मध्य इन्होंने संबंध स्थापित किया और वैज्ञानिक ढंग से इन सभी चीज़ों का इन्होंने अध्ययन किया। तो इस आधार पे हम लोग कह सकते हैं जो हमबोल्ट है, हमबोल्ट का जो योगदान रहा भौतिक भूगोल, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा भूगोल के विभिन्न शाखाओं में इन्होंने अद्वितीय कार्य किया। इन्होंने हमबोल्ट जलधारा की खोज किया पेरू तट पर। और इन्होंने ये भी बताया जो वेलेंसिया झील थी दक्षिणी अमेरिका की, कि इस झील के छिछले होने का कारण है आसपास की वनस्पतियों का काटा जाना। तो इस आधार पे हम आप लोग कह सकते हैं कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी हमबोल्ट के बारे में जो जानकारी आप लोग को दी गई, परीक्षा की दृष्टि से हमबोल्ट से क्वेश्चन अक्सर आप लोग में आते हैं। तो हम आप लोग को पहला सीरीज बताया गया विचारकों का, थिंकर का, हमबोल्ट के बारे में। आशा करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी।